अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम ग़ुलाम असगर है। हम आज इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। इसका लेक्चर नंबर 8 हमने आज डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर्स में हम आउटलाइन का ये पोर्शन यूनिट नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि मैनेजर का ओमनीपोटेंट व्यू और सिंबॉलिक व्यू, जिसमें हमने ओमनीपोटेंट में ये कहा था कि मैनेजर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि सिंबॉलिक व्यू में हमने ये कहा था कि किसी भी डिसीजन पर एक्सटर्नल फोर्सेस ज़्यादा इम्पैक्ट डालती हैं। तो फिर हमने क्या किया कि कुछ इंटरनल फोर्सेस डिस्कस की जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग पर इफ़ेक्ट डालती हों, और फिर हमने एक्सटर्नल फोर्सेस भी डिस्कस की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन मेकिंग पर इफ़ेक्ट डालती हों। कौन कौन सी भला? इंटरनल फोर्सेस में हमने ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर डिस्कस किया, और एक्सटर्नल फोर्सेस में हमने कहा सारे के सारे स्टेक होल्डर्स जो हैं इम्पैक्ट डालते हैं आपके इन्वायरमेंट का, ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मेंस के ऊपर। उसके बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 7 से रिलेटेड डॉक्यूमेंट था, जिसमें हमने कहा कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है और डिसीजन मेकिंग कहते किसे हैं, या ये कितनी ज़रूरत होती है, कौन सा लेवल पर डिसीजन मेकिंग की जाती है, ठीक है, लीडिंग लेवल पर, ऑर्गेनाइजिंग लेवल पर, ठीक है, मैनेजमेंट लेवल पर। तो सारी डिसीजन मेकिंग हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। आज जो है हमें फ़र्दर इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए इसी लेक्चर में मैं इसे एंड कर दूंगा, जिसमें हम मैनेजर एज डिसीजन मेकर एंड डिसीजन मेकिंग फॉर टुडेज़ वर्ल्ड हमने इसे डिस्कस करना है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है कि डिसीजन मेकिंग का एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो रूटीन बेस्ड होते हैं, ठीक है, जिनको आप डे टू डे एक्टिविटीज़ में फेस करते रहते हैं, और कुछ डिसीजंस ऐसे होते हैं जो कोई अनयूजुअल होते हैं और यूनिक सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिसीजंस होते हैं। इससे के साथ साथ अब हर मैनेजर को ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट कंडीशंस का सामना होता है। इसका मतलब ये है कि जब हम इस टॉपिक को डिस्कस कर रहे हों तो हमें टाइप्स ऑफ डिसीजंस और फिर डिसीजन मेकिंग की कंडीशंस को देखना चाहिए। इन्होंने एग्जांपल दिया है कि एक रेस्टोरेंट मैनेजर को कौन कौन से डिसीजंस का सामना करना पड़ता है। कुछ डिसीजंस उसने कहा कि रूटीन बेस्ड होते हैं, लाइक अगर एम्प्लॉय अगर आपका लेट आया है, या फिर आपके शिफ्ट्स में वर्किंग स्केड्यूल आपने बनाना है, फूड सप्लाई परचेज़ करनी है, ये सारे के सारे डिसीजंस जो हैं ये रूटीन बेस्ड हैं और डेली बेसिस पर किए जाते हैं। और दूसरी जो अनयूजुअल सिचुएशंस होती हैं कुछ, लाइक अगर गवर्नमेंट ने नए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं रेस्टोरेंट के लिए, लाइक अभी कोविड की सिचुएशन आई है तो बहुत से रेस्टोरेंट्स को कहा गया कि वो ओपन प्लेसेस पर अगर बिज़नेस करें तो कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। इसीलिए हम इस टॉपिक्स को, टाइप्स ऑफ डिसीजन एंड डिसीजन मेकिंग कंडीशंस को ज़रूर पढ़ेंगे। जी, सबसे पहले डिस्कस करते हैं सच डिसीजंस आर ऑट। उनका कहना यह है कि कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो अनयूजुअल नहीं होती, मैनेजर डेली बेसिस पर उन्हें फेस करता है। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया कि हमें टाइप्स ऑफ डिसीजन पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो टाइप्स ऑफ डिसीजन में दो तरह के डिसीजंस आ जाते हैं, स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स एंड प्रोग्राम डिसीजन, फिर है अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन। हम वन बाय वन इन्हें डिस्कस करेंगे। देखते हैं जी, स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स और प्रोग्राम डिसीजन। स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स किसे कहते हैं? स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स ऐसी प्रॉब्लम्स को कहा जाता है जो ईजीली आइडेंटिफाइड की जा सके हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड हों और फेमिलियर हों। फेमिलियर होने से मुराद कि आप उन्हें डेली रूटीन बेसिस पर फेस कर रहे हों। ठीक है जी। अब इसकी एग्जांपल क्या है? एग्जांपल ये है कि जब कस्टमर स्टोर पर प्रोडक्ट्स को रिटर्न करता है तो डेली बेसिस पर बहुत से कस्टमर आते होंगे रिटर्न करने। ठीक है, फिर आपका सप्लायर अगर आपकी डिलीवरी जो इम्पोर्टेंट थी वो लेट कर दे, तब भी हो सकता है। जब आपकी न्यूज़ टीम कोई नई खबर सुनेगी तो उनका रिएक्शन, जिसको वो ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं, उनके रिएक्शन भी सेम है। फिर कॉलेज हैंडलिंग ऑफ अ स्टूडेंट वांटिंग टू ड्रॉप अ क्लास, कि एक स्टूडेंट जो क्लास को ड्रॉप करना चाहता है, ये भी एक प्रॉब्लम है, ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है। अच्छा, प्रॉब्लम अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड हो या ना हो, आप उससे फेमिलियर हो या ना हो, लेकिन जो रूटीन बेस पर आप प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, फिर आप उसका एक स्टैंडर्डाइज सॉल्यूशन आप सर्च करके रख लेते हैं। उस सॉल्यूशन को हम कहते हैं प्रोग्राम डिसीजंस। ऐसे डिसीजंस जो आपको रेपिटेटिवली लेने पड़े, बार बार लेने पड़ते हैं, और जो रूटीन अप्रोच से डील करते हैं। क्लियर है जी। अब प्रोग्राम डिसीजन के लिए ज़रूरी है कि प्रॉब्लम का स्ट्रक्चर्ड होना। ठीक है जी। प्रॉब्लम अगर स्ट्रक्चर्ड होगी तो आपको उसका सलूशन ढूंढने के लिए डिसीजन मेकिंग का सारा प्रोसेस नहीं करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक सर्व करने वाला वेटर जो है किसी कस्टमर पर, उसके कोट पर अगर कॉफ़ी को, ड्रिंक को स्पिल कर देता है, तो उसके मैनेजर को कुछ ना कुछ तो करना है, क्योंकि कस्टमर अपसेट है। अब मैनेजर क्या करेगा? क्या उसे वो पैकेजेस, कुछ बोनसेस देगा? नहीं भाई, ये एक रूटीन प्रॉब्लम है।
अब मैनेजर के पास प्रीवियसली प्रॉब्लम को सॉल्व करने के कुछ ना कुछ अल्टरनेटिव्स मौजूद हैं, जिसमें से एक अल्टरनेटिव ये है कि वो उस कस्टमर के कोट को दोबारा से ड्राई क्लीन करवा के उसे प्रेस करवा कर वापस कर देगा, वो भी रेस्टोरेंट के एक्सपेंसेस के ऊपर। अब ऐसा डिसीजन जो रूटीन बेस्ड हो, ऐसा प्रॉब्लम जो रूटीन बेस्ड प्रॉब्लम हो, डेली बेसिस पर आप उसे फेस करते हो, तो आपको उसका डिसीजन भी क्या होगा, प्रोग्राम डिसीजन होगा। अब प्रोग्राम डिसीजन की फ़र्दर कुछ टाइप्स हैं। प्रोग्राम डिसीजंस बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन है, तो किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन जो है वो 3 तरह के डिसीजंस लेके हो सकता है, प्रोसीडर, रूल एंड सप्लाई। एक और बात यहाँ डिस्कस करते जाए ना, देखें आपने अभी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जिसके कुछ 8 एक स्टेप्स थे। 8 स्टेप्स में से पहला स्टेप ये था आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, ठीक है। फिर आपका था डेवलप द अल्टरनेटिव्स, फिर एवेल्यूएट द अल्टरनेटिव। अब देखें यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि जो डेवलप द अल्टरनेटिव्स है वो काम बहुत इजी है, क्योंकि आप रूटीनली फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम को, तो आपको सोल्यूशन भी क्या है कि ऑलरेडी उसका डेवलप हो चुका है। बस आपको 3 से 4 अल्टरनेटिव्स में से जो बेस्ट सोल्यूशन होगा उसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। अभी आपने स्पिल ड्रिंक वाली एग्जांपल सुनी, जिसमें ये बताया था कि एक कस्टमर के ऊपर किसी सर्वर ने, किसी वेटर ने क्या किया था, ड्रिंक स्पिल कर दी थी। अब आपको इसके लिए कोई अल्टरनेटिव डेवलप करने की ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत से अल्टरनेटिव डेवलप करें फिर उसमें से एक सेलेक्ट करें, उनकी वेटेज करें। नहीं भाई, यहाँ पर वो वाला जो स्टेप है उसे मिनिमाइज़ कर देते हैं, ठीक है जी। उसके बाद मैंने आपको बताया कि कोई भी मैनेजर अगर प्रोग्राम डिसीजन करता है तो उसे 3 तरह के डिसीजंस लेने पड़ते हैं, या फिर ये 3 डिसीजंस उसके असल डिसीजन में हेल्प करते हैं, प्रोसीडर, रूल एंड सप्लाई। अब हम ये देखेंगे कि ये तीनों वन बाय वन होते क्या हैं। सबसे पहले प्रोग्राम डिसीजन में से प्रोसीजर की बात करते हैं। प्रोसीजर किसे कहते हैं, तरीक़ेकार, मेथोडोलॉजी, ठीक है जी। अब मेथड में क्या होता है कि स्टेप्स होते हैं, अ सीरीज़ ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप्स, यानी वन बाय वन, पहला स्टेप करो, दूसरा स्टेप करो, तीसरा स्टेप करो। सिक्वेंशियल से मुराद कि वो तरतीब से आएंगे, ठीक है जी। अब मैनेजर क्या करता है, किसी भी स्ट्रक्चर प्रॉब्लम को रिस्पॉन्ड करता है, ठीक है। अब उसके बाद द ओनली डिफ़िकल्टी इज़ आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम, और जैसे ही प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुई आप क्या करेंगे, उसको रिस्पॉन्ड दे देंगे वो प्रोग्राम डिसीजंस के अंदर। अब देखें हॉस्पिटल्स में ना अक्सर मैनुअल्स बनाए जाते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए मैनुअल बनाया जाता है। लाइक अगर सिटी में अर्थक्वेक आता है तो उसको डील किस तरह से करना है, अगर सिटी में फ्लड आ जाता है तो उससे डील कैसे करना है, अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन जिसमें शॉट करने का टाइम, किसी को गोलियां लगी हों तो उसको सिचुएशन को कैसे डील करना है, तो इसके लिए क्या होता है कि ट्रॉमा सेंटर्स बनाए जाते हैं। जैसे आपका निश्तर हॉस्पिटल है तो इसका जो इमरजेंसी रूम है बेसिकली वो एक ट्रॉमा सेंटर है, जिसके अंदर इमरजेंसी के पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है। अगर हम अपनी बिज़नेस की किसी एग्जांपल्स को लें तो उन्होंने कहा कि एक परचेजिंग मैनेजर ने क्या किया है, रिक्वेस्ट रिसीव की कि वेयर हाउस मैनेजर से कि जो हैंड हेल्ड इन्वेंट्री क्लर्क है उसने उसे बताया कि जो 15 पीडीए डॉक्यूमेंट है या प्रोडक्ट है वो मिनिमम पड़ा है, उसे और परचेज़ करना पड़ेगा। परचेज मैनेजर जानता है कि उसे डिसीजन किस तरह से लेना है। उसने परचेजिंग प्रोसीजर निकाला जिसमें उसे पता था कि वोचर डायल करना पड़ेगा, क्वांटिटी चेक करनी पड़ेगी, क्वालिटी चेक करनी पड़ेगी, प्राइसिंग चेक करनी पड़ेगी। तो उसने सारे डिसीजंस के हैं एक प्रोसीजर का हिस्सा हैं और उस सिस्टम का हिस्सा हैं, एक मेथड का हिस्सा हैं, तो उसके थ्रू उसने वो डिसीजन ले लिया। तो ये पहला एलिमेंट था जिसमें हमने प्रोसीजर को डिस्कस किया। दूसरा एलिमेंट है रूल। रूल एक एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट होती है। एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट से मुराद कि उसमें कुछ चेंज नहीं किया जा सकता, कि रूल क्या है कि व्हाट कैन बी और कैन नॉट बी डन, सिंपल, ठीक है। कोई मिडल वाली सिचुएशन नहीं है, बस जो कर सकते हैं और जो नहीं कर सकते वो बताया गया है। अब आपको उस रूल को सिंपली फॉलो करना है और उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है। एग्जांपल के तौर पर कि जो एम्प्लॉय लेट आएगा उसको 50 रुपीज़ फ़ाइन होगा, बजाय इसके कि रूल को बदला नहीं जा सकता, ठीक है जी। लेटनेस पे रूल्स हैं, एब्सेंटिज़म पे रूल्स हैं, ठीक है। आप एब्सेंट रहते हैं जी, आपका 1000 जो है सैलरी में से काट लिया जाएगा, ये भी रूल बना दिया गया। अब इससे क्या होता है कि डिसीजन बहुत जल्दी ले लिया जाता है और फेयर डिसीजन होता है, क्योंकि सब रूल्स में बराबर होते हैं। अब थर्ड टाइप पे आ जाते हैं। थर्ड टाइप जो है प्रोग्राम डिसीजन की वो है पॉलिसी, ठीक है जी। पॉलिसी हमें क्या कर, पॉलिसी हमें सिर्फ और सिर्फ डिसीजन लेने की गाइडलाइन देती है। ये रूल की तरह नहीं है कि वो एग्जैक्टली बता देगी व्हाट कैन बी डन और कैन नॉट बी डन, बल्कि ये क्या करती है, हमें सिर्फ गाइडलाइंस देती है, हमें डायरेक्शंस बताती है, हमें जनरल पैरामीटर्स बताती है कि आपको इन्हें फॉलो करते हुए डिसीजन लेना है। इसीलिए पॉलिसी के अंदर जितनी भी टर्म्स लिखी गई होती हैं वो एम्बिगस होती हैं। एम्बिगस मतलब ऐसे स्टेटमेंट्स जिन्हें समझा जाना जा सके, ठीक है जी, जिसकी इंटरप्रिटेशन के बाद ही डिसीजन लिया जा सके। लेकिन पहली उन्होंने कुछ पॉलिसी के स्टेटमेंट्स बताई हैं, जिसमें पहला स्टेटमेंट है कस्टमर ऑलवेज कम्स फर्स्ट एंड शुड ऑलवेज बी सेटिस्फाइड, विल प्रमोट फ्रॉम विद इन वेन एवर पॉसिबल, एम्प्लॉय वेजेस शैल बी कम्पेटिटिव विद द कम्युनिटी।
अब देखें इसमें कस्टमर ऑलवेज कम्स फर्स्ट, तो ऑलवेज कम्स फर्स्ट इंटरप्रिटेशन है कि इसका क्या मतलब होगा। ठीक है, प्रमोट फ्रॉम विद इन वैन एवर पॉसिबल भी उसकी इंटरप्रिटेशन की जा सकती है। फिर है कंपेटिटिव विद द कम्युनिटी, इसके ऊपर भी। अब देखें कंपेटिटिव विद द कम्युनिटी को इंटरप्रेट कैसे किया जाएगा। आपका एम्प्लॉयज़ जो हैं उनको कितनी वेजेस दी जा रही हैं, आप उनके अकॉर्डिंग ही उन्हें वेजेस देंगे ना, उनके अकॉर्डिंग वेजेस सेट करेंगे। अगर 500 दी जा रही है आप 500 सेट कर लेंगे। ये तो है कंपेरेटिव विद द कम्युनिटी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कम्युनिटी के अंदर किसी को 1000 वेज मिल रही है तो आप भी अपने एम्प्लॉयज़ को 1000 देंगे, नहीं। बस गाइडलाइन आपको ये दी जाती है कि आप कम्युनिटी के अंदर मुख्तलिफ लेबर से ताल्लुक़ रखने वाले, मुख्तलिफ पेशा से ताल्लुक़ रखने वाले लेबर से बात करें, उनके वेजेस को पता करें, फिर उनसे कंपेयर करने के बाद आप अपनी वेजेस को सेट करें। ठीक है जी, ये हरगिज़ ये नहीं कहता कि आप सेम कॉपी कर लें उनकी वेजेस को, बल्कि सिंपल ये गाइडलाइन फ्रॉम करता है। ठीक है जी, जैपनीज़ में ये एक रूल है कि वो कहते हैं जी कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट। फिर कहते हैं कि सेकंड स्टेटमेंट थे कि इफ़ कस्टमर इज़ रॉन्ग फॉलो द स्टेटमेंट नंबर 1, जिसका मतलब ये है कि कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट। अब ये एक एम्बिगियस पॉलिसी है। ठीक है जी, कस्टमर इज़ ऑलवेज़ राइट ठीक है, लेकिन उसको फील नहीं होने देना। बट आप अपनी कंपनी का नुकसान भी नहीं कर सकते, और ऐसी टर्म्स जो होती हैं एक्सप्लेनेबल होती हैं। अब आ जाते हैं जी अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजंस पर। अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स से मुराद ऐसे डिसीजंस होते हैं जो अनयूजुअल हों। अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स ऐसे प्रॉब्लम्स को कहा जाता है जो अनयूजुअल हों, यूनिक हों, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास कंप्लीट ना हो। लाइक अगर आप ये सोचें कि आप चाइना में एक फैसिलिटी डेवलप करना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाना चाहते हैं, ये प्रॉब्लम जो है ये आप इससे डेली बेसिस पर फेस नहीं करते, बल्कि एक यूनिक प्रॉब्लम है। एक तो ये कि आपका कंट्री नहीं है, फिर अदर कंट्री है, फिर उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, फिर सारी इन्फॉर्मेशन भी आपके पास मौजूद नहीं है। तो ऐसे प्रॉब्लम को अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम कहा जाता है जो यूनिक और अनयूजुअल सिचुएशन पर बेस करता हो। इसके लिए आपको फेस करना पड़ता है एक नॉन प्रोग्राम डिसीजन। देखें स्ट्रक्चर प्रॉब्लम था तो प्रोग्राम डिसीजन पहले से बनाया गया एक मेथड, उसे ही आपने फॉलो किया, पॉलिसी को या रूल्स को। अब अनस्ट्रक्चर प्रॉब्लम है तो नॉन प्रोग्राम डिसीजन को ही मद्देनज़र रखना पड़ेगा, यानी कि आपको जैसे यूनिक और अनयूजुअल सिचुएशन थी, इसी तरह से आपको यूनिक और नॉन रिकरिंग डिसीजन जो बार बार रखकर ना हो उसे ही लेना पड़ेगा, जो कि कस्टम सोल्यूशन से बिल्कुल हटकर है। अगर आप अपना एग्जिबिट 6-7 पेज 145 देखेंगे तो आपको डिफरेंस नज़र आ जाएगा प्रोग्राम एंड नॉन प्रोग्राम डिसीजन में। देखें ज़रा डायग्राम को देखते हैं। अब आप करेक्टरिस्टिक्स देखें और साथ में प्रोग्राम डिसीजन और नॉन प्रोग्राम डिसीजन को देखें। टाइप ऑफ प्रॉब्लम स्ट्रक्चर्ड अनस्ट्रक्चर्ड, दो ही टाइप्स हैं। ठीक है जी, मैनेजरियल लेवल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम हमेशा एम्प्लॉयज़ डील करते हैं और वो भी सुपरवाइजरी लेवल पर या मिडिल लेवल मैनेजमेंट पर, जबकि अपर लेवल मैनेजमेंट पर यूनिक लेवल के डिसीजंस लिए जाते हैं, अनयूजुअल सिचुएशन से डील किया जाता है। फिर है फ्रिक्वेंसी या तो जो स्ट्रक्चर जो प्रोग्राम डिसीजन है उनमें प्रॉब्लम्स की फ्रिक्वेंसी रूटीन बेसिस पर रेपिटेटिव बार बार होने वाले, जबकि नॉन प्रोग्राम डिसीजन पर न्यू अनयूजुअल, ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। फिर है जी इन्फॉर्मेशन। आपको पता है कि प्रोग्राम डिसीजन में इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, जबकि नॉन प्रोग्राम डिसीजन में इनकम्प्लीट और एम्बिगस इन्फॉर्मेशन, क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं होती। फिर है गोल्स प्रोग्राम डिसीजन में क्लियर होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, नॉन प्रोग्राम डिसीजन में वेग। ठीक है, टाइम फ्रेम फ्रॉम सोल्यूशन प्रोग्राम डिसीजन क्योंकि पहले से मेंटेन किया हुआ सोल्यूशन है, प्रोग्राम प्रॉब्लम है, स्ट्रक्चर प्रॉब्लम है। अब क्या है कि उससे टाइम भी कम लगता है क्योंकि पहले से आपको सोल्यूशन पता है, बस आपको उसे इम्प्लीमेंट करवाना है और आपको उसके आउटकम्स भी पता हैं। फिर जो है अनस्ट्रक्चर प्रॉब्लम रिलेटिवली लॉन्ग होता है क्योंकि अगर आपका इम्प्लीमेंट किया हुआ मेथड जो है अगर वो पूरा नहीं उतरता तो फिर आपको दोबारा से वो प्रोसेस डिसीजन मेकिंग वाला करना पड़ेगा। सोल्यूशन किस चीज़ पे डिपेंड करता है जी, प्रोग्राम डिसीजन में प्रोसीडर रूल्स एंड पॉलिसीज़ पे, जबकि नॉन प्रोग्राम डिसीजन में जजमेंट एंड क्रिएटिविटी पर डिपेंड करता है आपका सोल्यूशन। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं जी। अब डिसीजन मेकिंग की कंडीशंस को डिस्कस करते हैं, इसके बाद हमारा टुडेज़ वर्ल्ड में मैनेजमेंट रह जाएगी, बस उसके बाद टॉपिक एंड हो जाएगा। देखते हैं जी कौन कौन से ऐसे कंडीशंस हैं। 3 तरह के डिसीजन कंडीशंस हैं जो किसी भी डिसीजन में आपको फेस करनी पड़ती हैं, सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी, और थर्ड वन है रिस्क। सर्टेनिटी किसे कहते हैं? जब आपको सिचुएशन की आउटकम्स का आइडिया हो और आप मैनेजर्स जो हैं वो पहले से फील कर रहे हो कि ये आउटकम आएगी, तो उसे हम सर्टन सिचुएशंस कहते हैं, जिससे आप प्रेडिक्ट कर सकें, जिससे आप एनालाइज कर सकें पहले से। एग्जांपल दे रहा है कि अगर वार्मिंग है, उसने स्टेट का ट्रेजर है, मुल्क का पैसा उसने किसी बैंक में जमा करवाना है और वो सोच रहा है कि कितना रिटर्न मिलेगा। अब वो क्या करता है कि डिफरेंट बैंक से कोटेशंस मंगवाता है, तो हर बैंक अपना ऑफर रेट उसे बता देता है कि मैं इतने इतने पैसे आपको देने को तैयार हूँ। अब उसे ये तो सर्टन है कि इसकी आउटकम पॉजिटिव होगी, हर अल्टरनेटिव की आउटकम
पॉजिटिव है। तो ये है सर्टेनिटी, जिसके बारे में आउटकम को आपको पहले ही प्रेडिक्ट किया जा सके, आपको आउटकम के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट है जी रिस्क। रिस्क कहते हैं किसी भी आउटकम के साथ रिलेटेड अनसर्टेनिटी को। ठीक है जी। देखें, रिस्क को नॉर्मली हम डील करते हैं थ्रेट के मैनर्स में, डेंजर के मैनर में, लॉस के मैनर में, कि जो भी हम आउटकम लेने जा रहे हैं उसकी लाइक्लीहुड क्या है, क्या वो आउटकम उतनी ही होगी या नहीं होगी। देखें, मैंने अपनी आउटकम को पॉजिटिव कंसीडर किया कि पॉजिटिव होगी, तो क्या वो पॉजिटिव होगी या नहीं होगी, इसका लाइक्लीहुड क्या है। आपने प्रोबेबिलिटी का चैप्टर पढ़ा था। प्रोबेबिलिटी कहते हैं चांसेस ऑफ हैपनिंग को, कितने चांसेस हैं किसी के होने के। देखें, आप एक सिक्का उछालते हैं, उसमें से हेड के आने के चांसेस कितने, 50-50, कि या हेड आएगा या टेल आएगा। फिर है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी ऐसी सिचुएशन जिसमें आपको आउटकम्स जो हैं उनकी आइडिया नहीं होता, वो सर्टन नहीं होती, और आपके पास कोई भी प्रोबेबिलिटी के एस्टिमेट्स नहीं होते कि ये आउटकम्स होने वाली हैं। क्यों? क्योंकि अनसर्टेनिटी हमें ये क्लेम करती है कि आप तो एक तो डिसीजन मेकर की साइकोलॉजिकल सिचुएशन उससे डील करेगा, दूसरा आपके आउटकम के जितने भी फैक्टर्स हैं वो भी असरअंदाज उसके ऊपर हो सकते हैं। अच्छा, फिर ऐसी अनसर्टन सिचुएशन में किसी भी मैनेजर को क्या करना चाहिए। देखिए, उन्होंने 3 कंडीशंस बताए हैं, ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, ठीक है जी, और तीसरा रिग्रेट है। ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक समझ लें पहले। ऑप्टिमिस्टिक ऐसे मैनेजर को कहा जाता है जो हमेशा पॉजिटिव सोचता है और हमेशा पॉजिटिव आउटकम की ही उम्मीद रखता है, जबकि पॉजिटिव हाईएस्ट। फिर है पेसिमिस्टिक, जो कि हमेशा नेगेटिव सोचता है और मिनिमम नेगेटिव आउटकम की ही वो उम्मीद रखता है। जो ऑप्टिमिस्टिक होगा वो ये समझेगा कि हमें मैक्सिमम पॉसिबल पे एफ को मैक्सिमाइज़ करना चाहिए, जबकि आपको पता है कि जो आपका पेसिमिस्टिक मैनेजर है उसकी चॉइस ये होगी कि मैक्सिमम मिनिमम पॉसिबल पे ऑफ्स को मैक्सिमम करना चाहिए। फिर है थर्ड वन कंडीशन, जिनमें मैनेजर जो है वो मिनीमैक्स चॉइस को फॉलो करता है, जिसमें वो मिनिमाइज हिज मैक्सिमम, यानी वो रिग्रेट करता है उसको सेव करने का। मैंने यहाँ एग्जांपल तो बयान नहीं की, आपका पेज नंबर 146 है, 147 बुक के अंदर एग्जिबिट 6, 9, 6, 10 है, आप उसे स्टडी कर लीजिएगा, आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि ये क्या कहना चाह रहा है। एक एग्जांपल बता रहा है एक मैट्रिक्स के थ्रू, जिसमें आपके ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक और रिग्रेट तीनों सिचुएशंस को नंबर्स के साथ और एग्जांपल के साथ उसने बयान किया है। अब आ जाते हैं जी डिसीजन मेकिंग टुडेज़ वर्ल्ड। तो कौन कौन सी गाइडलाइंस चाहिए आजकल इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए। देखें, डिसीजन मेकिंग कोई भी कर लेता है, लेकिन उसकी इफ़ेक्टिवनेस चेक की जाती है उनके आउटकम की बेसिस पर, कि उनके आउटकम्स कितनी आ रही हैं। सबसे पहले अंडरस्टैंड कल्चरल डिफरेंसेस, क्योंकि आपको पता है कि आजकल इंटरनेशनल वर्कर्स का ट्रेंड बहुत चला हुआ है कि जी आजकल पाकिस्तान के एम्प्लॉयज़ भी सऊदीया जा रहे हैं, कोई कुवैत जा रहा है, कोई अमेरिका जा रहा है, कोई दुबई जा रहा है कमाने के लिए, कोई यूरोपियन कंट्रीज़ जा रहा है। तो ये ट्रेंड बहुत ज़्यादा है कि वो अक्रॉस द कंट्री कमाने के लिए जाते हैं, क्योंकि हमारा प्राइसेस का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है जी, करेंसी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान में भी ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ इंटरनेशनल्स काम करने आते होंगे, उन सब का कल्चर डिफरेंट हो सकता है। तो आप एक ऐसी फैक्ट्री में काम ना करें जो कि आपकी रिलीजियस वैल्यूज़, या फिर किसी भी फैक्ट्री को ये मद्देनज़र रखना चाहिए कि उसके एम्प्लॉयज़ का ट्रस्ट, बिलीव्स, रिलीजन क्या है। देखें, अगर आप एक वाइन कंपनी में काम करेंगे तो एज एन इस्लामिक फॉलोअर आप उस वाइन की प्रमोशन नहीं कर सकते और ना ही उसे बनाने में हेल्प कर सकते हैं, ठीक है जी। फिर दूसरी गाइडलाइन ये है कि एक अच्छा मैनेजर नो व्हेन इट्स टाइम टू कॉल इट्स क्विट्स, कि एक अच्छा मैनेजर जानता होता है कि कब एक डिसीजन जो है उसे पता चल जाए कि यह गलत डिसीजन था और उसमें वो पुल द प्लग, कि वो उस डिसीजन को ख़त्म कर सके, ठीक है जी, वो उस जो है आउटकम को फॉलो नहीं करेगा। अभी हम लास्ट डिसीजन मेकिंग में देख रहे थे कि कुछ मैनेजर्स जो हैं वो अपने डिसीजन पर कंफर्म रहते हैं, चाहे उन्हें पता भी चल जाए कि वो गलत है, लेकिन उस आउटकम पे वो बिलीव रखते हैं। देखिए, मैंने आपको एग्जांपल दी थी वो शटल की, कि उसे वो लॉन्च नहीं करना चाहते थे, जिस दिन उसे लॉन्च करना था उस पर भी उसने क्वेश्चन उठाए गए थे, लेकिन क्योंकि मैनेजर्स जो है वो स्टिक कर रहे थे अपनी पहली आउटकम के ऊपर, पहले डिसीजन के ऊपर, तो उन्होंने बाकी इग्नोर कर दिया। लेकिन एक अच्छा और इफेक्टिव मैनेजर जानता है कि उसे कब उस डिसीजन से क्विट करना है और उसे इग्नोर करना शुरू कर देना। यूज़ एन इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस से मुराद वही 8 स्टेप्स हैं, उसे फॉलो करने चाहिए और उन्हीं पर उन्हें बिलीव करना चाहिए। हैबिट्स ऑफ हाईली रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन। हाईली रिलायबल ऑर्गेनाइजेशंस की हैबिट्स क्या क्या हैं, कि वो आर नॉट ट्रिक्ड बाय देयर सक्सेस, डिफर टू एक्सपर्ट्स ऑन द फ्रंट लाइन, लेस एक्सपेक्टेड सर्कमस्टेंसेस प्रोवाइड द सोल्यूशन, एंटिसिपेट बट ऑल्सो एंटिसिपेट्स देयर लिमिट्स। मैं आपको इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा, अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस के बारे में, बाकी आपको पहले पता चल जाएगा, बात पढ़ते ही समझ आ जाती है। देखें, 1949 में मोंटाना एक जगह का नाम है, वहाँ पर क्या हुआ, आग लग गई।
अब वो आग जंगल में फैल रही थी और उस फायर ब्रिगेड का जो ओनर वो था, सॉरी सुपरवाइज़र, उसे लगा कि वो इस आग में अपने एम्प्लॉयज़ को खो देगा। तो उसने क्या किया कि अभी आग उन तक पहुंची नहीं थी, उसने उनके इर्द गिर्द जो छोटी छोटी झाड़ियाँ थी जिनके ज़रिए आग उन तक पहुंच सकती थी, पास ऑन हो सकती थी, उसने उन झाड़ियों को पहले ही जला दिया। तो जब वो राख बन गई तो क्या हुआ कि वो जो आग लगी हुई थी जंगल में वो उन तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि उनके पास वो झाड़ियाँ, वो आग को ट्रांसफ़र करने के लिए वो झाड़ी मौजूद नहीं थी। ये एग्जांपल आपकी बुक में भी कोट की गई है, अगर ना समझ आए तो ज़रूर पूछेगा। अब आ जाते हैं करेक्टरिस्टिक्स इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की। कौन कौन सी भला? इट फोकसेस ऑन व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट क्या है? लॉजिकल होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, एक्नॉलेज विद सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव थिंकिंग, एंड ब्लेंड्स एनालिटिकल विद इंट्यूटिव थिंकिंग। ठीक है जी। फिर उसके पास इंफॉर्मेशन एनालिसिस अच्छा होना चाहिए, पर्टिकुलर ड्रामा के डेलिमा के लिए। डेलिमा कहते हैं कि सिचुएशन। ठीक है जी। इट इंकरेज एंड गाइड्स द गैदरिंग ऑफ रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एंड इन्फॉर्म्ड ओपिनियन। इट इज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड, रिलायबल, ईजी टू यूज़ एंड फ्लेक्सिबल। यानी इफ़ेक्टिव डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जिसका मैंने बताया कि वही 8 स्टेप्स हैं। ये रिलायबल भी है, इजी टू यूज़ भी है, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी है। आपको डिसीजन मेकिंग में जब आप किसी अनयूजुअल सिचुएशन को फेस कर रहे हों तो आपको यही प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। आपका जो भी क्वेश्चन हो जूम ऐप पर ज़रूर पूछेगा।